बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 14 to 17 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 3.3 के 3 वीडियोस लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुका हूं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के सॉल्यूशन फाइंड आउट किए। सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड क्वेश्चन 5 to 9 के सॉल्यूशन, और जो लास्ट वीडियो लेक्चर है मेरा उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 to 13 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। अब ये लास्ट वीडियो लेक्चर है हमारा एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 to 17 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। इस एक्सरसाइज में जो मेन टॉपिक है हमारा वो है क्रॉस प्रोडक्ट, और इस वीडियो लेक्चर का जो मेन टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। यानी वेक्टर प्रोडक्ट को हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कहां पर इस्तेमाल करते हैं, कहां पर अप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। फिजिक्स के अंदर हम टॉपिक पढ़ चुके हैं 9th में, और फर्स्ट ईयर में भी आप बच्चे पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट्स। टॉर्क, ठीक है, और मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, जैसे मैंने यहां पर रीराइट किया है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट को हम अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होंगी वो हम इसी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हुए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। या फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे तो मैं यहां पर डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने, ना कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको एग्जांपल्स बतानी है। मेन मूवमेंट अबाउट ए फोर्स मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, इस चीज के अंदर हमने इस बात का ध्यान रखना, जब भी हमने मूवमेंट निकालनी है फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। एक तो हमें फोर्स रिक्वायर है और एक वेक्टर रिक्वायर है, जो ओपी की फॉर्म के अंदर इधर मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। फोर्स भी गिवन करेगा और बाजू का दो वेक्टर भी गिवन दे देता है, और बाजू का दो पॉइंट्स भी गिवन कर देता है। इसके अंदर जब वो पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर आपको देगा क्वेश्चंस के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर, तो हमारे लिए इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे फोर्स गिवन है, फोर्स के बारे में तो हमें मालूम है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये ओपी, यहां पर पोजीशन बड़ी मैटर करती है। ओ पहले है, पी बाद में है। क्वेश्चंस के अंदर जैसे मैंने यहां पर ओपी को रिप्रेजेंट किया ज्योमेट्रिकली, ओपी, ओ को जो इनिशियल पॉइंट है, अगर स्टेटमेंट के अंदर आपको अबाउट ए पॉइंट दिया हो, जैसे यहां पर क्वेश्चन है मेरे पास, अभी मैंने स्टार्ट करवाता हूं, अबाउट ए पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट, इसे हमने इनिशियल पर रखना है अगर मुझे वेक्टर बनाना है उन दो पॉइंट्स की मदद से। अबाउट ए पॉइंट हो उसे हम इनिशियल पर रखेंगे, और जो जिस पर फोर्स अप्लाइड हो, अप्लाइड एट फोर्स अप्लाइड हो रही हो, जैसे इस पॉइंट पी पर अप्लाइड हो रही है, उसे हम सेकेंड पोजीशन पर रखेंगे, तब मेरा वेक्टर आएगा। क्योंकि इसके अंदर पोजीशन बड़ी मैटर करती है, क्योंकि वेक्टर के अंदर जैसे पॉइंट्स को इंटरचेंज करें तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है और नेगेटिव साइन आ जाता है, और हमारा सॉल्यूशन गलत हो सकता है। बस यही काम करना है, हमने एक फोर्स गिवन होगी और वेक्टर बनाना सीखना। अगर वेक्टर बनाना सीख ले और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ले तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, फाइंड द मैग्नीट्यूड। यहां पर पूछा, मैग्नीट्यूड पूछ लिया। मैग्नीट्यूड तो हम चैप्टर के स्टार्ट के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, कंपोनेंट का स्क्वायर किया जाता है। अगर कोई वेक्टर आपको मिल जाए, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर, जैसे यहां पर ए मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये वेक्टर की फॉर्म दूसरी है, ठीक है। अब वो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट करनी है ऑफ मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। ये फोर्स गिवन है मुझे 2i + 3j और 7k। जैसे दो चीजें रिक्वायर है, एक वेक्टर निकालना और एक फोर्स हमें गिवन करेगा। ये फोर्स गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, तो मैंने लेट कर लिया F = फोर्स। ये फोर्स गिवन है हमें, ठीक है। एंड एक तो ये पॉइंट गिवन है और एक ये पॉइंट गिवन है। इसे मैंने A का नाम दे दिया और इसे मैंने B का नाम दे दिया। अब जैसे मैंने बताया कि यहां पर पोजीशन बड़ी मैटर करती है जब आपने मूवमेंट निकालना है। अब मुझे जो मूवमेंट निकालनी अबाउट ए पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट, अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालना, इसे मैंने क्या कहा A, तो यहां पर मुझे इनिशियल पर रखना पड़ेगा उसे, जिस के अबाउट मूवमेंट निकालनी हो, अबाउट वर्ड को जहन में रखिए, उसे हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल के ऊपर। और जिस पर फोर्स अप्लाइड हो रही हो, अप्लाइड एट, जो फोर्स है वो अप्लाइड हो रही है इस पॉइंट पर, उसे हम सेकंड पोजीशन पर रखेंगे। तो ये वेक्टर निकालना है ए बी। इसके मुताबिक यहां पर ओपी था तो ओपी वेक्टर है,
यहां पर मेरे पास क्या बनता है, ए बी, जो मैंने सपोज किया ए पॉइंट और बी पॉइंट, फोर्स गिवन है। पहले मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इस फार्मूले की मदद से जो इस चैप्टर के स्टार्ट से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। चले स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये वेक्टर निकालता हूं। जब मुझे ये वेक्टर निकालना है ए बी, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम पढ़ चुके हैं। यानी सेकंड के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर को माइनस किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं ट्रायंगुलर लॉ के अंदर। यानी अगर ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, सेकंड के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर माइनस करें। अब मुझे पोजीशन वेक्टर तो नहीं गिवन, मुझे पॉइंट्स गिवन थे, तो पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन तो ब्रैकेट्स के अंदर होती है, और पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ये नोटेशन हम यूज करेंगे। ये वेक्टर चैप्टर के स्टार्ट में ये चीजें बता चुका हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा ओ बी, ये है ओ बी को मैं लिखूंगा -1 2 0। ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल आपकी बुक के अंदर। ओ ए से मुराद ये ब्रैकेट पॉइंट था, इसे मैं वेक्टर के फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर देता हूं। 1 2 और 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये वेक्टर निकालते हैं और उसके बाद हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ माइनस करें, तो कैलकुलेट कर ले 1 - 1 दैट इज -2। सेकंड को सेकंड के साथ 2 - 2 दैट इज 0, और 0 - 3, इसको इसके साथ सोल्व करेंगे, 0 - 3 मींस -3। ये मेरे पास ए बी वेक्टर आ चुका है। अब मुझे मोमेंट निकालना है, लास्ट में मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूंगा। पहले मैं मोमेंट निकालूंगा इस फार्मूले की मदद से। ये ओपी था लेकिन मुझे ए बी मिला है, ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, एफ के साथ लेना है। तो इस बात को याद रखिएगा, इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट हम लिया करेंगे। नाउ बाय यूजिंग फार्मूला क्या हमारे पास मोमेंट का, मोमेंट अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो इस केस के अंदर तो ये आ जाएगा ए बी क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम डिटर्मिनेंट को यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा आई जे और के। पहला वेक्टर ए बी है तो ए बी के कंपोनेंट लिखेंगे यहां पर -2 0 -3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। उसके बाद सॉल्व करते हैं, एफ की वैल्यूज आ जाएगी 2 3 7। यहां पर ए बी आ गया और यहां पर एफ के कंपोनेंट्स आ गए। अब इसको एक्सपेंड करते हैं डिटरमिनेंट को हम काफी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में भी और इस एक्सरसाइज के अंदर भी। मैं यहां पर डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करना मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बता दिया। अब मुझे R1 से एक्सपेंड करना, R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है, दैट इज आई। अब आई के कोरिस्पॉन्डिंग रो और कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दें, ये मेरे पास 4 वैल्यूज बचेंगी। अब इसको मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में नहीं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 0 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -9 तो माइनस +9 हो जाएगा। उसके बाद R1 की सेकंड एंट्री किया जे, तो ये आ जाएगा जे, ब्रैकेट यूज करेंगे, जे के कोरिस्पॉन्डिंग नंबर्स को छोड़ देना आपने, ये वाले नंबर्स को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हो जाएगा -14, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -6, माइनस +6, और लास्ट वैल्यू क्या है के। अब के के कोरिस्पॉन्डिंग ये एंट्रीज छोड़ दें आप, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज -6, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा 0। अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 9i, सॉल्व करेंगे तो +8j, और लास्ट में आ जाएगा -6k। ये मेरे पास मूवमेंट आ चुका है। मूवमेंट तो हमने निकालनी नहीं, फाइनली हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए मूवमेंट निकालनी है, तो फाइनली इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है, कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे आप, तो कंपोनेंट का स्क्वायर मींस आई कंपोनेंट का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, और यह आ जाएगा +8 का स्क्वायर, सॉरी यहां पर -6 था, -6 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 81 64 + 36। अब इसका आंसर कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। √181, तो ये फाइनल मैग्नीट्यूड आ जाएगी इस मोमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है 2 फोर्सेस, ये फर्स्ट फोर्स है और ये सेकंड फोर्स है, 2 फोर्सेस गिवन है इस पार्ट के अंदर। तो पहले वाले को मैंने F1 कह दिया, इसको F1 का नाम दे दिया, F1 फोर्स। दूसरी फोर्स ये है, इसको मैंने F2 का नाम दे दिया। ये 2 फोर्सेस हमें गिवन है क्वेश्चंस के अंदर।
आगे वो कहता है अप्लाइड एट ए सेम पॉइंट, दोनों की दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। जैसे कि यहां पर मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कि इस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, उधर मैंने एफ आर का नाम रखा है। एफ आर से मुराद होता है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज, क्योंकि दो फोर्सेज हैं, उसका रिजल्टेंट हमें कैसे मिलेगा, अगर उन दोनों को ऐड करने का तरीकाकार हमने पढ़ चुके हैं ट्रायंगुलर लॉ की मदद से, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज आता है हमारे पास। ठीक है, पहले तो ऐड करना है, जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज मिले उसके बाद हमने मोमेंट फाइंड आउट करनी है। तो ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा, इस पर फोर्स अप्लाइड हो रही है, रिजल्टेंट फोर्स जो दोनों की दोनों फोर्सेज है यहां पर हमारे पास। ठीक है, उसके बाद वो कहता है फाइंड द मोमेंट ऑफ कंकरेंट फोर्सेज। कंकरेंट फोर्सेज यानी एक ही पॉइंट पर हमारे पास मीट कर रही हैं पी के साथ। अबाउट ए पॉइंट, इसके अबाउट फोर्स निकालनी है, जिसके अबाउट फोर्स निकालनी हो उसे इनिशियल पॉइंट पर हम रखते हैं, और जो दूसरा पॉइंट होता है जिस पर फोर्स अप्लाइड हो रही होती है वो यहां पर मेंशन करते हैं। जैसे यहां पर मैंने फिगर के अंदर इधर भी ट्रेस किया हुआ है, जिसके अबाउट निकालनी हो उसे इनिशियल पॉइंट पर, और दूसरे पर जिस पर फोर्स अप्लाइड हो रही हो उसे यहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया पी के साथ, ये पी पॉइंट, और ये ओ को ओरिजिन से मेंशन कर दिया। ये चार चीजें गिवन है मुझे, F1 F2 फोर्सेस सेलेक्ट कर ली, और एक पॉइंट ये गिवन है दैट इज O00 जिसके अबाउट मूवमेंट निकालनी है, और दूसरा पॉइंट जिस पर फोर्सेस अप्लाइड हो रही हैं, तो पॉइंट P आ गया मेरे पास। तो ज्योमेट्रिकली ये चीज आ गई। अगर आप ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर ले फिर आपके लिए बड़ा आसान है, आपने क्या करना, OP का क्रॉस लेना है किसके साथ, F रिजल्टेंट फोर्सेज। अब रिजल्टेंट कैसे निकालना है, यहां पर दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे, F1 और F2 टोटल फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स। कैसे ऐड करेंगे, ये फर्स्ट फोर्स है और ये सेकंड फोर्स है, इनको ऐड अप करेंगे आई कंपोनेंट को आई के साथ, ये हो जाएगा 5i, जे कंपोनेंट को जे के साथ सॉल्व करेंगे, -1 + 4 दैट इज +3j, ये चीज आ जाएगा, और उसके बाद इसको इसके साथ के कंपोनेंट को के के साथ, तो ये आ जाएगा के बराबर। ठीक है, तो ये टोटल फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स आ चुकी। अगर एक से ज्यादा फोर्सेस हो तमाम, अगर 3 आ जाए तो तमाम की तमाम को हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स तब हमें मिलती है। अब मुझे फोर्स आ चुकी है, अब मुझे ये वेक्टर फाइंड आउट करना, फिर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके मोमेंट फाइंड आउट करूंगा। तो मेरे पास ओपी वेक्टर्स मीन के ये तो इनिशियल पॉइंट पर ही, ओरिजिन पर ही है इसका, तो ये डायरेक्ट यही पॉइंट बनेगा हमारे पास। वो क्या आ जाएगा वेक्टर फॉर्म के अंदर, वो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, एक तो वेक्टर की ये रिप्रेजेंटेशन है, वो पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन है ब्रैकेट के अंदर। चलो जी, अब हम मूवमेंट निकालते हैं। सो मूवमेंट कैसे आएगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या हमारे पास, OP क्रॉस F मींस यहां पर आ जाएगा I, J और K। यहां पर OP के कंपोनेंट्स क्या, 1 -2 और 4। इधर F के कंपोनेंट, इधर रिजल्टेंट फोर्स है तो FR लिखेंगे, तो क्या हमारे पास है 5, 3 और लास्ट में 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल मूवमेंट हमें मिल जाएगी अबाउट द रिजल्टेंट फोर्स। चले जी, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को मैं डायरेक्ट सोल्व करना आपको सिखा चुका हूं। R1 से मुझे एक्सपेंड करना है। R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है, दैट इज I वाले एलिमेंट्स को छोड़ देना आपने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज -2, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 12, तो -12 हो जाएगा ये माइनस। अब ये सोल्व कर लिया। अब R1 की नेक्स्ट एंट्री क्या है, जे लिखेंगे, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब जे वाली एंट्रीज को छोड़ देना आपने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 1 1 जार 1 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं 20, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, प्लस नेक्स्ट एंट्री क्या है के। अब के वाले एलिमेंट्स को छोड़ दें आप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं 3 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -10, तो माइनस माइनस +10 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फाइनल मूवमेंट आ जाएगी कंकरेंट फोर्सेस की, तो -19 + 19 जे आ जाएगा, ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, 13 के बराबर। तो फाइनल मूवमेंट आ चुकी है इस पार्ट के अंदर। सॉरी, यहां पर मुझे मूवमेंट मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट करनी है इस पार्ट के अंदर भी, सॉरी मिस्टेक कर दी थी, इसकी भी मैग्नीट्यूड निकालनी है मूवमेंट की। हमने मूवमेंट फाइंड आउट कर लिया है, अब इसकी मैग्नीट्यूड जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सॉल्व किया, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर इसकी मैग्नीट्यूड हमने कंपोनेंट का स्क्वायर यूज करके सॉल्व किया था। ठीक है, और ये फॉर्मूले को यूज करेंगे, कंपोनेंट वाइज स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -14 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास
196, 361, 169। जब एडअप करेंगे तो याद आएगा 726 बनेगा, और जब इसका कैलकुलेटर से चेकआउट करेंगे तो याद आएगा 11√6। तो ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। बाय मिस्टेक स्टार्टिंग में मैंने स्टेटमेंट में मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज नहीं किया, वो लिखना भूल गया था, लेकिन मैंने चेकआउट किया मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो मूवमेंट तो हमने निकाल ली थी, आगे उसके मैग्नीट्यूड निकालने हैं तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड। इस पार्ट के अंदर हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 और 15 हमने बड़ी इजीली सॉल्व कर लिए इस फॉर्मूले की मदद से। हमें फोर्स गिवन करता था, 2 पॉइंट्स देता था, वेक्टर बना के क्रॉस प्रोडक्ट लेके सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट डिफरेंट है पहले 2 पार्ट्स के क्वेश्चन नंबर 14 से। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे फिर आपको इसका सॉल्यूशन समझ आएगा। ये इजी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है इस पार्ट के अंदर, उसने लिखा भी है, तो मैंने लेट एफ एक्स आई वाई जे एंड जी के बी द रिक्वायर्ड फोर्स। ठीक है, जो उसने स्टेटमेंट के स्टार्ट में कहा था उसे मैंने लेट कर लिया यहां तक फर्स्ट लाइन। आगे क्या कहते हैं, जो फोर्स टू प्रोड्यूस अ मोमेंट, जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है किसी भी बॉडी के ऊपर, तो वो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन। मैग्नीट्यूड गिवन है, मोमेंट नहीं गिवन, मोमेंट की मैग्नीट्यूड गिवन है इस पार्ट के अंदर। तो हमारे पास फोर्स फाइंड आउट करनी है, लेट कर लिया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मोमेंट। मैग्नीट्यूड का ये सिंबल है m, वेक्टर का √57 न्यूटन। ठीक है, आगे इन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अंदर ये वेक्टर हमें दिया साथ में। स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, इन पॉइंट्स को बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे फोर्स फाइंड आउट करनी है। जब मुझे फोर्स फाइंड आउट करनी है तो मुझे वेक्टर चाहिए और मोमेंट चाहिए। वेक्टर तो मैं बड़ी आसानी के साथ मिला लूंगा इन 2 पॉइंट्स की मदद से, जैसे मैंने यहां पर लेबल किया है, लेकिन मोमेंट आएगा तो मैं फोर्स फाइंड आउट कर सकूंगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है, जरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हमें मैग्नीट्यूड गिवन है, मोमेंट गिवन नहीं है। मोमेंट आएगा तो फिर ये फॉर्मूला यूज करके हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। चले, अब देखिए उसने कहा था कि यहां पर जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास किसकी है, मोमेंट की है। अब देखिए जब 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, इस वेक्टर को इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है मोमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक, और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है इस पर जो नॉर्मल होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस जानिब होती है। यहां 3 डायमेंशन फिगर नहीं है, 2 डायमेंशन व्हाइट बोर्ड है, तो यहां पर हमारे पास जो इस ए बी और एफ फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। ये जो ए गिवन है, ये वाला वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, हमें मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट की राइट हैंड रूल से ये इसकी डायरेक्शन बनती है, तो ये ए गिवन है इस डायरेक्शन के अंदर। लेकिन हमें ये भी मालूम है जो मूवमेंट मिलेगा हमें आर क्रॉस एफ, ये वाले वेक्टर ए बी का और इसका, जब हमें मूवमेंट लिखना है दैट इज ए बी क्रॉस एफ, इसके मुताबिक हमें इसकी मैग्नीट्यूड दी है, हमें मूवमेंट निकालना है, तो वो जो वेक्टर दिया उसी की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा समझे। हमें मालूम है वेक्टर की डेफिनेशंस के मुताबिक अगर एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन को यूज करते हैं। स्केलर के साथ अगर मुझे ऐसे वेक्टर बनाया तो यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करूंगा तो ये वेक्टर की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा ये स्केलर, क्योंकि जो वेक्टर है 2 चीजें रखता है हमारे पास, एक तो स्केलर क्वांटिटी और दूसरी उसकी डायरेक्शन। 2 चीजें होनी चाहिए। हमें सिर्फ यहां पर मैग्नीट्यूड दी है मूवमेंट की, मुझे ये फाइंड आउट करना है पहले। ये कैसे मिलेगा, इसको इसी तरह लेके चलते हैं। देखिए यहां पर ये मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन बताई हुई है हमें। इसकी डायरेक्शन क्या बताई है, वो ये ए बताई हुई है। मींस इसका यूनिट वेक्टर होगा तो फिर मुझे मूवमेंट मिलेगा इसके मुताबिक। ये मूवमेंट तब मिलेगी, मुझे मूवमेंट आएगी, फिर हम अपना रिजल्ट बड़ी आसानी के साथ ड्राइव कर सकेंगे, फोर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मुझे मूवमेंट फाइंड आउट करना है इसके मुताबिक। अब ये कैसे आएगा मेरे पास, नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेरे पास क्या है कि अगर मुझे मूवमेंट फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मूवमेंट मेरे पास नहीं है, मेरे पास जस्ट क्या मैग्नीट्यूड गिवन है। अगर मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए या रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो वो जो स्केलर होता है वो वेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये वेक्टर मूवमेंट बन जाएगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ ए फोर्स हमारे पास इज अ वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। ठीक है, अब ये मेरे पास गिवन है, मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है इसके मुताबिक,
और ये तो आगे मेरे पास अंडर रूट 57, ये वैल्यू ये गिवन थी। इसका यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, ए ओवर ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है अंडर रूट 57 और ये मेरे पास वेक्टर क्या है 6i 21j प्लस माइनस 6k के बराबर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड लेनी है इसकी। मैग्नीट्यूड कैसे आएगी हमारे पास 6 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेटर से चेक आउट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर ले, टाइम बच जाएगा आपका। तो ये मेरे पास आता है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने से नीचे स्क्वायर के साथ ही 6i तो ऊपर आ जाएगा, 21j आ जाएगा, माइनस 6k आ जाएगा मेरे पास, डिवाइडेड बाय इसका आंसर आता है 3 अंडर रूट 57 और ये इसके साथ कैंसिल होने के बाद ही मुझे यहां पर मोमेंट मिलेगी। तो मोमेंट क्या आ जाएगा मेरे पास m वेक्टर की फॉर्म के अंदर, वो क्या आ गया 6i माइनस 21j माइनस 6k। अगर ऊपर से 3 कॉमन भी ले लें हम, ऊपर से 3 कॉमन आते हैं, जब 3 कॉमन आएगा तो ये क्या रह जाएगा 2i 7j माइनस 2k। डिवाइजर में क्या मेरे पास 3, ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास वेक्टर 2i माइनस 7j माइनस 2k। तो ये अभी मेरे पास मोमेंट आ चुकी है। मोमेंट आ चुका है, फोर्स फाइंड आउट करना, और ये वेक्टर अगर हमारे पास होगा तो फिर ही हमारे पास फोर्स फाइंड आउट होगी। कैसे लेके चलेंगे इसे आगे, चले जी आगे स्टार्ट करते हैं। मुझे मोमेंट फाइंड आउट कर ली, ये वाला पार्ट ये आ चुका है। अब मुझे ये वेक्टर फाइंड आउट करना। अब देखिए यहां पर आगे ये यहां तक मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब आगे क्या कहता है व्हेन अप्लाइड, जो फोर्स है इस पर अप्लाई हो रही है, इसको मैंने पॉइंट कह देता हूं बी, लेट कर लिया। इसको ए पॉइंट जिसके अबाउट मोमेंट निकालनी मैं उससे पहले रख रहा हूं इनिशियल पॉइंट के ऊपर, इसे मैं ए कह रहा हूं, इस वाले को, इसको ए नहीं कह रहा, इसको ए कह रहा हूं। -1 1 एंड बी क्या मुझे दिया हुआ है, दैट इज 2 -2 1 -3 बी गिवन। जरूरी नहीं जो पहले लिखा हो उसे ही ए रखना है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था, जिसके अबाउट निकालनी हो मूवमेंट उसको पहले रखा जाता है। तो इसको मैंने ए कंसीडर किया है, और जिस पर फोर्स अप्लाइड हो रही है उसे बाद में रखना। इस पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इसको मैंने बाद में रखा, इसे बी मेंशन किया ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो। अब मुझे इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ए बी वेक्टर में। ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, ओ बी माइनस ओ ए। इसको वेक्टर के अंदर रिप्रेजेंट करना है, वो क्या आ जाएगा 2 1 -3। ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन माइनस एक वेक्टर -1 और 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए बी आ जाएगा मेरे पास, दैट इज फाइनली इसमें से इसको माइनस करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा। 1 माइनस माइनस प्लस दैट इज 2 -3 -1 दैट इज -4। ये ए बी वेक्टर आ गया, मूवमेंट भी मेरे पास आ गई, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब मुझे ये फाइंड आउट करना फार्मूले के मुताबिक। अब इस फार्मूले को यूज करेंगे और अपनी वेक्टर एफ फाइंड आउट करेंगे। एफ के लिए हमें तो 3 कंपोनेंट्स चाहिए, एक्स वाई जी की वैल्यू निकालनी है। नाउ एफ एम क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए बी क्रॉस एफ के बराबर, ठीक है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इधर तो मेरे पास वेक्टर आ जाएगा, वो कौन सा वेक्टर आएगा, ये वाला वेक्टर 2i माइनस 7j माइनस 2k, और राइट साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के मुताबिक ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो ये क्या बनेगा मेरे पास i j और k आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई, इधर फर्स्ट वेक्टर ये वाला ए बी क्या मेरे पास 3 2 -4। एफ के कंपोनेंट्स क्या है जो मैंने फाइंड आउट करना, एक्स वाई और जी। ये चीज आ गई एक्स वाई और जी। इसको एक्सपेंड करते R1 से, यहां से मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। आई के कंपोनेंट्स को छोड़ देना ये वाले को, और आई लिखे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2z माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -4y मीन्स प्लस 4y आ जाएगा। उसके बाद -j फार्मूले का, ये कंपोनेंट्स छोड़ दें, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा 3z
और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस 4x के बराबर, और लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास k कंपोनेंट। k कंपोनेंट कैसे मिलेगा, ये एंट्रीज छोड़ दें आप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं 3y माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x, ये मेरे पास आ जाएगा ए बी क्रॉस एफ को सिंप्लीफाई करने से। लेफ्ट साइड पे भी एक वेक्टर है और राइट साइड पे भी एक वेक्टर है। अगर दोनों साइड्स पे वेक्टर हो तो कंपोनेंट वाइज कंपेयर करना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो मैं कंपेयरिंग कर रहा हूं यहां पर बाय कंपेयरिंग। इधर आई कंपोनेंट क्या है मेरे पास 2 और इधर मेरे पास क्या है, ये चीज आती है। पहले मैं इसे लिख रहा हूं, कांस्टेंट को बाद में लिखते हैं, 2z प्लस 4y किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज 2 के बराबर। उसके बाद यहां पर सेकंड कंपोनेंट जे वाला है, उसको जे को वहां पे लिखेंगे, माइनस है इस साइड पे, क्या बनेगा 3z प्लस 4x, और इधर क्या जे का कंपोनेंट -7, और इधर k का कंपोनेंट क्या है 3y माइनस 2x इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बनता है ये इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तीन इक्वेशंस आ चुकी है, यहां से मुझे x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब x, y और z की वैल्यू मिल जाएगी तो फाइनली मेरा रिजल्ट वो फोर्स मुझे मिल जाएगी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन था, मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था टेक्निकल क्वेश्चन, तो स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं इससे मैं। अब मेरा x, y और z का सोल्यूशन निकालना है। अब देखिए तीन इक्वेशंस हैं, नॉन होमोजीनियस है, जैसे हमने चैप्टर के स्टार्ट के अंदर क्रैमर रूल बेसिक चीजें पढ़ी है वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 मेथड, इन्वर्शन मेथड, जो एचलॉन फॉर्म, जिस मर्जी मेथड से आप सॉल्व कर लें, जैसे 2.6 के अंदर हमने डिस्कशन ये की थी। लेकिन यहां पर मैं इसको किसी और मेथड से भी सॉल्व करता हूं। ये मेरे पास x और y की टर्म में है क्योंकि मैंने सोल्यूशन पहले से फाइंड आउट किया है। इसमें कॉमन वेरिएबल क्या है z, इस z को इन टर्म्स ऑफ y लिख लेता हूं, इस z को भी इन टर्म्स ऑफ x लिख लेता हूं मैं, सॉरी y इन टर्म्स ऑफ z और x इन टर्म्स ऑफ z लिख लेता हूं। यानी नीचे जो थर्ड इक्वेशन है मेरे पास x और y में, यहां से x और y की मैं वैल्यू निकाल के इसमें रिप्लेस करूंगा। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं यहां से, अब इस इक्वेशन से मैं y इन टर्म्स ऑफ z और इस इक्वेशन से x इन टर्म्स ऑफ z फाइंड आउट करूंगा, तो ये मैं y निकालना, z उधर जाके क्या हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 2 माइनस 2z, और 4 नीचे आके क्या होगा डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 कॉमन आएगा, 1 माइनस z ओवर 4। जब ये कैंसिल आउट होगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस z ओवर 2 के बराबर। ये y की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। ठीक है, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां पर, y इज इक्वल टू 1 माइनस z ओवर दिस वन। अब इधर से भी मैं x इन टर्म्स ऑफ z निकालता हूं। अगर मुझे x इन टर्म्स ऑफ z निकालना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, इस टर्म को उधर लेके जाते हैं तो 4x, ये 4x इधर ही रहेगा, 3z उधर जाके -7 माइनस 3z के बराबर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, जब ये 7 माइनस 3z आएगा तो ये मेरे पास क्या बनेगी एक्सप्रेशन, 4 नीचे आके डिवाइड, तो x इन टर्म्स ऑफ z भी आ चुका है। इसे मैं कह देता हूं सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को यूज करके मैं इसमें रिप्लेस करूंगा थर्ड इक्वेशन के अंदर। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। जब फर्स्ट और सेकंड को यूज करना है, इसके अंदर रिप्लेस करना है, तो वैल्यूज क्या आ जाएगी मेरे पास 3, y की वैल्यू क्या है मेरे पास, y की वैल्यू ये है 1 माइनस z ओवर 2 माइनस 2x, x की वैल्यू क्या इन टर्म्स ऑफ z 7 माइनस 3z डिवाइडेड बाय 2, ये चीज आ जाएगी इज इक्वल टू -2 बनेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और एलसीएम सेम है, दोनों का एलसीएम सेम ले लेते हैं और सिंप्लीफाई भी साथ कर लेते हैं। यह आ जाएगा 3 माइनस 3z, सॉरी यहां पर 4 है। ठीक है, जब ये कैंसिल आउट होगा 2 इसके साथ तो इधर 2 बचेगा, इधर भी 2 बचेगा, इधर भी 2 बचेगा, तो एलसीएम मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, एलसीएम 2 बन जाएगा। यानी यहां पर 4 था, जब मैंने x की वैल्यू रिप्लेस की यहां से, ये 2 के साथ कैंसिल, इधर 2 बचा, एलसीएम सेम आ गया, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस z प्लस 3z इज इक्वल टू -3, तो z कैंसिल आउट यहां से, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा -4 इज इक्वल टू -4। तो यहां पर मेरे पास z की वैल्यू नहीं निकली, एलिमिनेट हो चुका है यहां से। जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो z एलिमिनेट हो चुका। असल मकसद था हमारा z की वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर इन केस अगर आपके पास 3 इक्वेशंस हो, 2 की मदद से आप थर्ड का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, z थर्ड वेरिएबल का, अगर आपको सॉल्यूशन ना मिले, ठीक है, तो वो सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रखता है। अगर मेरे पास z की वैल्यू यहां से आ जाती
तो फिर हम बड़ी आसानी के साथ उसमें रिप्लेस करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते और सोल्यूशन मिल जाता, तब हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता। क्योंकि यहां से जी एलिमिनेट हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड की मदद से थर्ड में रिप्लेस किया। जब ऐसा सिस्टम मिल जाए तो वो सिस्टम इनफाइनाइट सोल्यूशन रखता है। तो फिर हम उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सोल्यूशन तो निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.6 सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के अंदर ये चीज हमने डिस्कस की थी। दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकल रहा क्योंकि यहां से जी एलिमिनेट हो चुका है। जब जी एलिमिनेट हो जाए थर्ड वेरिएबल तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब उसको सॉल्यूशन लिखने का तरीकाकार हम 2.6 के अंदर सीख चुके हैं। जो थर्ड वेरिएबल है उसे हम सपोज कर लेते हो किसी न्यू वेरिएबल के बराबर है, लेट सो द फ्रॉम 1 2 and 3 फ्रॉम 1 2 and 3 system has infinite many solutions, infinite many solutions। क्योंकि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की दो टाइप्स होती हैं, या यूनिक निकलता है या इनफाइनाइट, तो इसमें इनफाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। देयरफॉर फिर हम क्या करते हैं, जो थर्ड वेरिएबल जो एलिमिनेट हो चुका है, जी एलिमिनेट हुआ, उसे लेट कर लेते टी के थर्ड वेरिएबल किसी के इक्विवेलेंट। तो लेट कर लेते जी किसके बराबर है, किसी वेरिएबल टी के बराबर है। टी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसे सपोज कर ले बिकॉज टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। टी हमारे पास कोई रियल नंबर हो सकता है, टी की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, हमें जी के आंसर्स मिलते चले जाएंगे। क्योंकि इनफाइनाइट चाहिए, एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब इसमें रिप्लेस करेंगे 1 और 2 के अंदर, तो हमें भी एक्स यहां पर z इन टर्म्स ऑफ t, x इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t मिल जाएगा, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देयरफॉर 1 and 2 वी हैव इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से पहले x को लिख लेते हैं। x क्या मेरे पास, या देखिए 7 - 3t, z की जगह क्या लिखना है, t डिवाइडेड बाय 4, y की जगह क्या लिखना है, इस z की जगह t लिख देना, 1 - t डिवाइडेड बाय 2, और z किसके बराबर है, t के बराबर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की मदद से। तो इसको रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, इसे a कह देते हैं। देयरफॉर a बिकम्स, जो फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, फोर्स क्या आ गई F, इसका x कंपोनेंट क्या आ गया मेरे पास, इसमें लिखते हैं, तो यह आ जाएगा 7 - 3t डिवाइडेड बाई 2, I आ जाएगा, प्लस y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं इसमें, 1 - t ओवर 2, j आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, t के, वेयर t बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई नॉन जीरो रियल नंबर हमारे पास होगा, तब हमें इसका सॉल्यूशंस मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के अंदर। उधर हम 4 मेथड से सॉल्व करते थे, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, क्रैमर रूल और इन्वर्शन। तो इसको मैंने डायरेक्ट ये भी तरीका करा, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, दो को इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल लिख के जो थर्ड इक्वेशन उसमें रिप्लेस करें। अगर सॉल्यूशन ना मिले तो फिर हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने 15 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, बिल्कुल उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे इस न्यूमेरिकल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। इस फार्मूले की मदद से हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या गिवन है हमारे पास, एट व्हाट पॉइंट, यानी किस पॉइंट पर, हमें पॉइंट मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फोर्स फाइंड आउट की थी। इस स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे हमसे पूछा गया वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। लेट कर लेते हैं सबसे पहले बी एक्स वाई जी बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, जो मुझे मालूम करना है। आगे वो क्या कहता है, जो पॉइंट मालूम करना है, द फोर्स, दिस फोर्स शुड बी अप्लाइड, यानी इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई की जा रही है। पॉइंट बी मैंने इसे लेबल किया है। मैंने ए क्यों नहीं लेबल किया उसकी रीजन मैं बाद में बताता हूं, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया था कि पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनिशियल और ये टर्मिनल पॉइंट। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से आ जाएगी तो फॉर्मूला यूज करना हमारे लिए आसान होता है। तो मैंने इसको बी कहा था। अब इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाइड हो रही है, जैसे यहां पर लिखा है, ये फोर्स कोई है, ये गिवन है मेरे पास, उसको मैंने लेट कर लिया, ये एफ बी द फोर्स, ये गिवन है हमारे पास। इस पॉइंट पर अप्लाइड हो रही है, जिस पॉइंट पर अप्लाइड हो वो फोर्स के साथ अटैच किया जाता है, टर्मिनल पॉइंट के साथ। ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट होगा वो यहां पर होगा, जिसके अबाउट फोर्स रोटेट करती है हमारी।
ठीक है, यही चीज मेन डिफरेंस होता है स्टेटमेंट के अंदर। अगर इस स्टेटमेंट को पॉइंट्स को आगे पीछे लेबल कर ले तो हमारा सोल्यूशन गलत हो सकता है। चले जी, वो कहता है शुड बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट, यानी इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रही है तो मूवमेंट गिवन है, यानी इस केस के अंदर हमें मूवमेंट गिवन है, फोर्स भी गिवन है और ये वाला पॉइंट भी गिवन है। सॉरी, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पर हमने फोर्स अप्लाई की जा रही है। बी पॉइंट फाइंड आउट करना है इस केस के अंदर। पिछले पार्ट में हमने फोर्स फाइंड आउट की थी। आगे वो कहता है जो मूवमेंट है किसके अबाउट रोटेट कर रही है, पॉइंट ए, जिसके अबाउट रोटेट करे मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया है, दैट इज ए। ठीक है, इसकी रीजन ये थी क्योंकि इनिशियल पॉइंट मैंने यहां पर रिप्रेजेंट करना होता है। मैं इधर बी भी लेबल कर सकता था, लेकिन ऑर्डर में आसानी रहेगी कि हमने किसके मुताबिक सॉल्व करना होता है। ए बी हमारे पास वेक्टर बनेगा, अगर बी ए बी बनाना चाहिए तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपको रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। तो कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस को। अब देखिए, ये मेरे पास ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए इसी ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज करते हुए सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। अब मुझे ये बी पॉइंट फाइंड आउट करना है इस फार्मूले को यूज करते हुए। मुझे मोमेंट भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है और एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जिसके अबाउट मूवमेंट आ रही है और जिस पर फोर्स अप्लाइड की है वो पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है। लेकिन मुझे लेके कैसे चलना सॉल्यूशन, जैसे 15 के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने किया। पहले तो मैं ये वेक्टर बनाऊंगा, ये वेक्टर बहुत जरूरी है। ये तो मेरे पास है फोर्स, ये वेक्टर नहीं है। पहले मैं ये वेक्टर फाइंड आउट करूंगा, ए बी। नाउ ए बी वेक्टर कैसे मिलेगा, सेकंड के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे। सेकंड के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे। ये मेरे पास आ जाएगा वेक्टर इस फॉर्म के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ओ बी, और ये पॉइंट है तो वेक्टर फॉर्म ये आ जाएगी हमारे पास -1 2 -3। जब इसको सॉल्व करेंगे ए और बी वेक्टर को, तो फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ x माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 आ जाएगा, ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट, और दूसरा y -2 y -2 आ जाएगा। उसके बाद z माइनस माइनस प्लस 3, ये हमारे पास थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा। वेक्टर्स को इस तरह प्लस माइनस किया जाता है कंपोनेंट वाइज। ये चीज आ चुकी ए बी, यानी ये वेक्टर मैंने निकाल लिया, ये फोर्स भी गिवन है। पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, उसके बाद आगे इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम एक्स वाई और जी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। नाउ देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी क्रॉस एफ। एफ मेरे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आई जे और के की फॉर्म के अंदर। इधर ए बी के वेक्टर, ए बी के कंपोनेंट क्या है, एक्स प्लस 1, और इधर जे के कंपोनेंट y -2, और इधर के कंपोनेंट z -3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ए बी के कंपोनेंट तो मैंने R2 के अंदर लिख लिए। अब फोर्स के कंपोनेंट मेरे पास ये गिवन है, ये फोर्स है 2 -3। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो मेरे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करते फिर हम आगे यूटिलाइज करते क्या करना हमने। चले जी अब देखिए मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करना, R1 से एक्सपैंड करना, R1 से हम जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर करते आए हैं। R1 की फर्स्ट एंट्री क्या आई, ये वाली एंट्रीज को छोड़ दो, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जरा समझना आपने। आई आ जाएगा ये वाला कंपोनेंट, और इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -3 y -2, माइनस फार्मूले का। इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ 2 × z -3, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, उसके बाद सेकंड एंट्री j -j आ जाएगा। जब -j लिखना है आपने, ये वाली एंट्रीज नहीं लिखनी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है -3 × x प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस साइन, जब माइनस साइन की बात करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना 2 × z -3, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, प्लस के कैसे आएगा मेरे पास जब मैंने सिंप्लीफाई करना, ये वाली एंट्रीज नहीं लिखनी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना 2 × x प्लस 1 माइनस फार्मूले का, तो ये क्या आ जाएगा माइनस फार्मूले का, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2 × y -2। तो ये मेरे पास एक्सपैंड कर दिया, ये डायरेक्ट एक्सपेंशन की, ये मैंने आपको सिखा दिया पहले भी। सॉरी, यहां पर पॉजिटिव है, इसे करेक्ट कर लेते हैं, ये प्लस आ जाएगा, यहां पर भी प्लस
और यहां पर भी प्लस। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा आई, वैसे आ जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करो तो -3y माइनस माइनस प्लस 6 -2z माइनस 6 जे एज इट इज आ जाएगा। इसको 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं -3 -2z -6 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, प्लस k और ये आ जाएगा 2x प्लस 2 -2y और प्लस 4, ये आ जाएगा 2 2 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, ये कैंसिल आउट तो मेरे पास जो i कंपोनेंट बचेगा यहां पर दैट इज -3y -2z आ जाएगा, ठीक है, और जो j कंपोनेंट बचेगा दैट इज j -3x -2z और ये इसको सोल्व करेंगे तो -9 हो जाएगा। उसके बाद इधर आते हैं k कंपोनेंट की तरफ। k कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे 2x -2y प्लस 4, इसे कह देते हैं सेकेंड इक्वेशन। जैसे स्टार्टिंग में मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसे मेंशन किया था और ये सेकंड इक्वेशन आ चुकी है, क्योंकि हम मोमेंट का यूज कर रहे हैं फार्मूला, इस फार्मूले को यूज करते हुए ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में और ये क्रॉस प्रोडक्ट सेकंड की फॉर्म में है। अब मुझे क्योंकि एक्स वाई जी की वैल्यूज निकालनी है तो मुझे यहां पर कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे 1 और 2 के, बिकॉज m क्रॉस ए बी एफ के बराबर है, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड का कोफिशिएंट होगा। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ i j k फ्रॉम 1 एंड 2, सेकेंड इक्वेशन से 1 और 2 से। इधर आएगा कोफिशिएंट क्या 3, ये आ जाएगा 3 और इधर 3 आएगा और इस साइड पे क्या मेरे पास दैट इज -3y -2z के बराबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे मैंने 15 के फर्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया वैसे ही मेरे पास 3 इक्वेशंस बनेगी और x और y इन टर्म्स ऑफ z लिखेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट के अंदर किया। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये इधर आगे पॉजिटिव और ये इधर आगे नेगेटिव, -3 -2z। जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, y किसके बराबर आ जाएगा -3 -2z डिवाइडेड बाय 3, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये तो मैंने i के कंपोनेंट्स को कंपेयर कर दिया। अब मेरी बारी है j के कंपोनेंट्स की। जब j के कंपोनेंट्स को कंपेयर करना है, देखिए यहां पर भी नेगेटिव है तो नेगेटिव मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि लेफ्ट और राइट से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर 2 रखूंगा मैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे मेरे पास क्या है, ये वाला j कंपोनेंट -3x -2z प्लस -9। इधर से भी जैसे मैंने इसमें से y इन टर्म्स ऑफ z निकाला है, इसको भी सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मैं इधर ले आता हूं क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 3x और ये इधर आके माइनस और ये देगा -11 -2z, क्योंकि ये 2 इधर आके माइनस होगा, -2 -9 -11 बनता है और यहां पर ये 3 मल्टीप्लाई है तो नीचे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -11 -2z डिवाइडेड बाय 3, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3 और ये आ गई क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये मैंने y इन टर्म्स ऑफ z, ये मैंने y इन टर्म्स ऑफ z रखी है। अब मैं k के कंपोनेंट को कंपेयर करता हूं फ्रॉम 1 और 2 से। इधर k का कंपोनेंट क्या है मेरे पास दैट इज 1 और इधर k का कंपोनेंट क्या है 2x -2y प्लस 6। यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के अंदर y इन टर्म्स ऑफ z, y इन टर्म्स ऑफ z, जैसे 15 के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया वैसे ही इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। दोनों x और y इन टर्म्स ऑफ z निकाल ली, फिर इसमें रिप्लेस करके हम z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 1 को इधर ले आता हूं, सॉरी इसको इधर ले आते हैं। जब इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -6। 2x की वैल्यू क्या मेरे पास -3 -2z डिवाइडेड बाय 3 और ये क्या आ जाएगा मेरे पास -2 और y की वैल्यू क्या है, सॉरी यहां पर x वाली वैल्यू, x की वैल्यू मेरे पास है -11 -2z और y की वैल्यू -3 -2z डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट साइड पे क्या है मेरे पास -5, ये कितना आ जाएगा -22 -4z डिवाइडेड बाय 3 -2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -6 और ये आ जाएगा मेरे पास
प्लस 4 सॉरी माइनस 4z, जस्ट 2 को मल्टीप्लाई करवाया मैंने, ये आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा इसका, -5 इधर आ जाएगा, एलसीएम सेम है, और ये आ जाएगा 22 माइनस 4z माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 4z, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई 15, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये और ये, तो ये आ जाएगा -16। तो यहां से z तो एलिमिनेट हो चुका। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने बताया था, अगर 3 इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए थर्ड वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, वहां से हमें सॉल्यूशन ना मिले, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि हम चैप्टर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं कंसिस्टेंट 2 तरह के सॉल्यूशन रखते हैं, एक यूनिक और दूसरा क्या रखते हैं, इनफाइनाइट। इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, जी की वैल्यू नहीं आए तो फिर ये काम करना है। फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए, ये तरीकाकार हमने सेकंड चैप्टर के अंदर काफी डिटेल के साथ सीखा है, क्योंकि जो एक्स और वाई है मैंने इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल जी, तो यहां से जी एलिमिनेट हुआ है। जब जी एक्स या वाई कोई भी एलिमिनेट हो जाए, उसे हम थर्ड वेरिएबल को नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि जी कोई भी आर्बिट्रेरी हो सकता है। सो फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 सॉरी ये चीज आ जाएगी, इसे मेंशन कर ले 5, फ्रॉम 3 4 and 5 डज नॉट हैव यूनिक solution, so it has infinite many solution। इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे फॉर दिस फिर हम क्या करते हैं, जो एलिमिनेट होता है वेरिएबल जी एलिमिनेट हुआ है, फॉर दिस लेट कर लेते हैं हम कि z बराबर है t, और t बिलोंग्स करता है कोई रियल नंबर, कोई भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो फिर वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर सकता है। तो यहां से z को जब इंट्रोड्यूस करवाने थर्ड वेरिएबल से, तो फाइनली फिर हम x और y का भी इन टर्म्स ऑफ z सॉल्यूशन लिखते हैं। देयरफॉर 3 and 4, 3 पहले क्या आ जाएगी, पहले इसको x वाला आंसर लिखते हैं, ये आ जाएगा -11 माइनस 2 t डिवाइड बाय, ये चीज आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, y की वैल्यू आ गई मेरे पास ये -3 - 2 t डिवाइड बाय 3, और z मैंने क्या सपोज कर लिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, तो वेयर t बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आए तो हम इस तरह सॉल्यूशंस को लिखते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 के लास्ट के अंदर हम काफी डिटेल के साथ डिस्कस किए होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्यूशंस के अंदर। चलो जी, क्योंकि हमने पॉइंट फाइंड आउट करना था, पॉइंट क्या था b, वो b आ चुका है जिसमें x y और z की मुझे रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए थी। सो वी हैव, वो क्या आ जाएगा b पॉइंट, x की वैल्यू क्या आएगी -11 - 2t डिवाइडेड बाय 3, -3 - 2t डिवाइडेड बाय 3, और z की वैल्यू t, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा इस पार्ट के अंदर। दोनों के दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट और सेकंड दोनों में सिमिलर सिचुएशन आती है हमारे पास, और सिमिलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एक में हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं, और दूसरे में जो इस पार्ट के अंदर उसमें हमने पॉइंट फाइंड आउट किया जिस पर फोर्स अप्लाई हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, अ टॉय कार, एक गाड़ी है खिलौने की शक्ल के अंदर, इज लोकेटेड एट पॉइंट, इस पॉइंट पर लोकेटेड है, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P का। लेट द कार इज लोकेटेड एट पॉइंट P, यहां पर मैंने फिगर के अंदर उसको ट्रेस कर दिया कि यहां पर जो कार टॉय कार है लोकेटेड है इस पॉइंट के ऊपर P 2 3 and 5। आगे वो क्या कहता है, रिलेटिव टू ओरिजिन, यानी उसका इनिशियल पॉइंट किस पॉइंट पर होगा, ओरिजिन पर होगा, जहां पर कार लोकेटेड है उस पॉइंट का, और उसके रिलेटिव ओरिजिन पॉइंट पर, वो ओरिजिन पर लोकेटेड, इनिशियल पॉइंट उसका यहां पर है। सच दैट फोर्स, यानी इस पर फोर्स अप्लाई की जाएगी, इज अप्लाइड ऑन कार, इट स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट रीजन, यानी ये रोटेट करना शुरू कर देगी ओरिजिन के अबाउट, इस तरह हमारे पास इस तरह रोटेट करेगी ओरिजिन के पॉइंट, तो ओरिजिन क्या बन जाएगा, इसका सेंटर पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये टॉर्क है, रोटेशन हमारे पास जो कहलाती है वो टॉर्क या मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट कहलाती है। तो ये आ जाएगा मेरे पास इनिशियल पॉइंट। अब उसे फाइंड द मोमेंट, मोमेंट इसके अबाउट निकालनी है, जिसके अबाउट निकालनी हो उसे इस पॉइंट पर इनिशियल
पॉइंट पर मेंशन किया जाता है, और जिस पर फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसे यहां पर मेंशन किया जाता है, जैसे यहां पर मैंने ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है। सारे क्वेश्चंस के अंदर मैंने ऐसे ही किया है, जब तक आप ज्योमेट्रिकल शेप बना लिए फिर आपके सोल्यूशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। ये पॉइंट, इसको मैंने पी का नाम दे दिया जिस पर कार लोकेटेड है, और इसे वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया ओ पी वेक्टर, क्योंकि मुझे ये वेक्टर चाहिए मूवमेंट निकालने के लिए और ये फोर्स चाहिए। फोर्स मुझे ये गिवन है, इसको लेट कर ले, ये एफ के बराबर है। अब जब मूवमेंट निकालनी है तो ये फार्मूला है मेरे पास, जब ये फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस फार्मूले को यूज करेंगे तो वो ये आ जाएगा। इधर मेरे पास ओपी के कंपोनेंट और इधर एफ के कंपोनेंट्स को लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगी। इस पॉइंट पर उसकी रोटेशन आंसर आ जाएगा मोमेंट। चलिए जी, पी क्या मेरे पास 2 3 और ये 5, ये आ जाएगा 3 2 7। इसको एक्सपेंड करते हैं, ये बता चुका हूं। आई वाले कंपोनेंट्स को छोड़ देना है, ये इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें आप, इसको इसके साथ 21 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 10 माइनस फार्मूले का, ये छोड़ दे एलिमेंट्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 14 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 15 प्लस के, और जब ये आ जाएगा ये एलिमेंट छोड़ दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 4 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हो जाएगा 9। तो ये आ जाएगा मेरे पास 11 आई माइनस माइनस प्लस जे माइनस 5 के। तो ये फाइनल मूवमेंट आ जाएगी जो उसने पूछी है, अबाउट द पॉइंट और रीजन, यानी ओ के अबाउट हमें मूवमेंट निकालनी थी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, अ सीसा इज फिक्स्ड फ्रॉम इट्स मिडल पॉइंट। एक सीसा यानी एक झूला फिक्स्ड है किसी मिडल पॉइंट पर, वो पॉइंट क्या है 0 2 एंड 3, उसे यहां पर मैंने रिप्रेजेंट कर लिया ओ की फॉर्म के अंदर। लेट ओ 0 2 3 बी द फिक्स पॉइंट, जो हमें स्टार्टिंग में गिवन था, ये मैंने फिक्स पॉइंट लेबल कर लिया ऑफ सीसा। ये सीसा है मेरे पास। टू फोर्सेस F1 और F2 आर अप्लाइड एट पॉइंट, यानी दो फोर्सेस हैं F1 और F2 इस पॉइंट पर अप्लाइड हो रही है। इसको मैंने ए का नाम दे दिया और इसे मैंने बी का नाम दे दिया। ये फर्स्ट पॉइंट ए, वो ये आ गया, ये सेकंड पॉइंट बी, वो ये चीज आ गई, रिस्पेक्टिवली दो फोर्सेस गिवन है। आगे वो क्या कहता है हमें, कैलकुलेट द मोमेंट प्रोड्यूस बाय ईच फोर्स, यानी हमने सेपरेटली मूवमेंट फाइंड आउट करनी है बाय ईच फोर्स, यानी इस पॉइंट पर क्या मूवमेंट होगी और देन इस पॉइंट पर मूवमेंट क्या होगी। पहले तो ये काम करना है, इसके दो पार्ट्स हैं। आखिर में जब आप इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट और इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल लें तो फाइनली आल्सो फाइंड द नेट मूवमेंट, यानी दो मूवमेंट आएगी मेरे पास, तो फाइनली लास्ट में जाके हम उन्हें टोटल को ऐड कर देंगे M1 और M2 जो हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर देखें, ये मेरे पास फिक्स पॉइंट आ चुका था। लेट F1 एंड F बी टू फोर्सेस, जो F1 किस पर अप्लाइड हो रही है, ए पर हो रही है, और F2 किस पर अप्लाइड हो रही है, बी पर अप्लाइड हो रही है रिस्पेक्टिवली। अब मुझे मूवमेंट फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर क्या, लेट M1 एंड M2 बी द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस F1 एंड F2, यानी इस पॉइंट पर मूवमेंट, इस फोर्स पर मूवमेंट M1 है और इस फोर्स पर मूवमेंट जो हो रही है हमारे पास दैट इज M2 है। पहले तो हमने M1 और M2 फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास जो अबाउट ए पॉइंट है, क्योंकि हमने मूवमेंट जो कैलकुलेट करनी है ईच पॉइंट, फिक्स पॉइंट, यानी जो मूवमेंट निकालनी इसके अबाउट निकालनी है और फोर्सेस इस पर अप्लाइड हो रही हैं। जब हमने इसके अबाउट निकाली, ये इनिशियल पॉइंट होगा इसके मुताबिक, और ये मेरे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा और ये फोर्स आ जाएगी। तो पहली तो मेरे पास मूवमेंट आएगी इसके मुताबिक, यानी एक मुझे वेक्टर ओ ए चाहिए और साथ में ये वाला वेक्टर चाहिए। अब मुझे ओ ए वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, बल्कि इससे लेट कर लेंगे क्यू, फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी ताकि वो मिक्स ना हो हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स। पहले मुझे क्यू ए निकालना है, ये वाला वेक्टर, ये वाला, ये कैसे आएगा क्यू वेक्टर, क्यू ए मींस सेकंड में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे। सेकंड ए है, फर्स्ट मैंने क्या लेट किया, क्यू बी द फिक्स पॉइंट कर लिया, ओ मिक्स हो जाएगा, इसे मैंने यहां पर ओ को क्यू कर दिया है। तो ये मेरे पास ओ ए मेरे पास क्या है, ये वेक्टर है दैट इज 4 5 3 माइनस, उसके बाद मेरे पास क्या चाहिए ओ क्यू, वो ये वाला वेक्टर है, वो क्या आ जाएगा 0 2 और 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 0, सेकंड को सेकंड के साथ 5 माइनस 2 और 3
-3 आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 3 और 0। ये मेरे पास ये वेक्टर आ चुका है ये वाला, और ये फोर्स गिवन है ये वाली। तो पहले मैं m1 कैलकुलेट कर लेता हूं। m1 क्या आ जाएगा मेरे पास, यानी ये मेरे पास आ गई वो वेक्टर और ये फोर्स, यानी QA का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, F1 के साथ। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, I J और K। QA वेक्टर मेरे पास यहां पर लिखा जाएगा 4 3 0, और F1 मेरे पास क्या है, यहां पर वेक्टर गिवन है, ये F1 गिवन है, वो क्या आ जाएगा मेरे पास 3 4 और 5। अब इसको एक्सपेंड करें तो फर्स्ट मोमेंट आ जाएगी मेरे पास। तो ये क्या आएगा, आई वाले कंपोनेंट को छोड़ देना, पहले आई लिखें, ये कंपोनेंट को छोड़ दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 15 -0 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा मेरे पास इस फॉर्म के अंदर। उसके बाद मैंने J लिखना -J, और इसको छोड़ दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 20, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 0, और K लिखेंगे लास्ट में, ये एंट्रीज छोड़ दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 16 -9, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 15 I 20 J प्लस 7K। ये मेरे पास फर्स्ट मोमेंट आ गई, इस पर जो फोर्स अप्लाइड हो रही है A पॉइंट के ऊपर। ये तो M1 आ चुका। अब मुझे इसकी बात करनी है, इस पॉइंट की, इस पर भी मैंने मोमेंट निकालनी यहां पर पोजीशन पर, इस झूले पर। तो एंड ये वेक्टर कौन सा आ रहा है, QB। पहले उधर QA निकाला था, इधर क्या फाइंड आउट करेंगे, QB, यानी OQ माइनस OB। सेकंड में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर को माइनस किया, OQ की वैल्यू क्या मेरे पास, वो ये वेक्टर है 0, सॉरी पहले यहां लिखना OB माइनस OQ, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया जाता है। तो सेकंड मेरे पास ये है पॉइंट B, वो ये आ जाएगा -4 -1 और 3, क्योंकि ये लेफ्ट पॉइंट किया मैंने, इसका पोजीशन वेक्टर ये आ जाएगा मेरे पास माइनस OB, सॉरी OQ की वैल्यू क्या है, वो ये आ जाएगी 0 2 3। या फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सोल्व करते हैं, -4 -0 -4 -0, ये आ गया। उसके बाद -1 -2 -1 -2, और लास्ट कंपोनेंट 3 -3, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास -4 -3 और 0। ये वेक्टर आ चुका। अब मुझे इसकी मूवमेंट फाइंड आउट करनी है। ये वेक्टर तो आ चुका है और ये फोर्स आ चुकी है। तो M2 जो मेरे पास आ जाएगा, दैट इज QB। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, QB का क्रॉस प्रोडक्ट F2 के साथ। तो ये आ जाएगा F2, और ये आ जाएगा I J और K। इधर जो लिखेंगे QB के कंपोनेंट, QB मेरे पास क्या आता है, वो आता है -4 -3 और 0। F2 के कंपोनेंट्स, F2 वेक्टर ये मेरे पास गिवन था स्टार्टिंग के अंदर 9 2 और 7। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, I एक्सपेंड कर देते हैं। ये कंपोनेंट्स नहीं लिखने आपने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 21, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0, माइनस इधर फार्मूले का J सेकंड एंट्री, ये एंट्रीज छोड़ दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं -28, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 प्लस K, और ये एंट्रीज छोड़ दें आप केवल ही, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 -27 प्लस 27, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने से -27 आता है, +27 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -21 I माइनस प्लस 28 J प्लस 19 K। इससे कह देते सेकेंड, क्योंकि मैंने जो फाइंड आउट करने, कैलकुलेट द मोमेंट प्रोड्यूस अबाउट ईच फिक्स पॉइंट, यानी मुझे दो मोमेंट्स निकालनी थी फिक्स पॉइंट के अबाउट, दोनों का सेम कॉमन पॉइंट था। इस पर भी फोर्स फर्स्ट अप्लाई हो रही थी, इस पर भी सेकंड फोर्स अप्लाई हो रही थी, सॉरी इस पर फर्स्ट फोर्स अप्लाइड हो रही थी और इस पर सेकंड फोर्स अप्लाइड हो रही थी। ये फर्स्ट और सेकंड आ चुका। आगे से पूछा था यहां से यहां तक टोटल मोमेंट। अब टोटल मोमेंट हम कैसे आएगी, टोटल मोमेंट दोनों को ऐड कर दें आप, M1 और M2 को, M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 15 I माइनस 20J
+7k, m2 की वैल्यू क्या, -21 आई, और +28j, और लास्ट में क्या आ जाएगा 19k। अब आई को आई के साथ सॉल्व करते हैं, 15 और इसको सॉल्व किया तो -6 आई आ जाएगा, इसको और इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 8j, और लास्ट में ऐड अप हो गया 26k। तो ये मेरे पास फाइनल मींस टोटल मूवमेंट आ जाएगी अबाउट द इस पॉइंट के अबाउट, Q पॉइंट के अबाउट। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 3.3, ये कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था 3.3 से रिलेटेड, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट को हम प्रैक्टिकल लाइफ यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहां पर अप्लाई करते, तो उसकी जो एग्जांपल्स हम टॉपिक है हमारे पास, दैट इज टॉर्क या मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट।